हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज विद श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आप अभी तक हमारे चैनल आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सब्सक्राइब तो किया नहीं है। चलो देखो, तो हम आपको गुलाम वंश के बारे में पढ़ाए थे। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इस सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम जो कैकुबाद था, कैकुबाद को मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो अब आज हम खिलजी वंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और खिलजी वंश बहुत छोटा सा वंश है। बस केवल 1290 से 1320 तक 30 साल तक ही इसका कार्यकाल है। लेकिन इसी में 30 साल के कार्यकाल में एक ऐसा शासक आता है जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करता है कि हम 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करता है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, फिर शहाबुद्दीन उमर आता है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आता है, नसूरुद्दीन खुसवर शाह आता है। तो इसका कार्यकाल है 1320। तो देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर खुद शासक बन जाता है। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन का चाचा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया और राजा बन गया। तो ये एक क्वेश्चन बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारकर, जलालुद्दीन को मारकर स्वयं राजा बन जाता है। तो अब देखो, हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि यही एक शासक है जो अच्छे से अपना शासन कार्य किया है, और इसके बारे में ढेर सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। हमको अच्छे से स्टडी भी करना है। तो चलो देखो, तो अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया, शासन करने लगा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत, इसके राजत्व के सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत था कि ये जो है अपना धर्म को अलग मानता था और राज्य शासन को अलग मानता था। इसको ये बोलता था कि धर्म से और शासन से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब ये धर्म से अलग होकर शासन किया था। एक ऐसा ये शासक था कि जो धर्म से अलग होकर शासन किया था। उसने इस्लाम धर्म से अलग होकर शासन किया था। इस्लाम धर्म से अलग होकर अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था, और उसने खलीफा से कोई भी स्वीकृति नहीं ली थी। आपको हम बताए थे कि इल्तुतमिश जो है वो खलीफा से स्वीकृति ली थी, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने भी स्वीकृति नहीं ली थी। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसने भी खलीफा से कोई स्वीकृति नहीं ली थी। अगला है, ये निरंकुशता को अपना आधार बनाया था। मतलब ये कठोर था। निरंकुशता का मतलब यही है कि बस दंड अगर हमको देना है तो क्षमा नहीं हो सकता, बस दंड दिया जाएगा। ये इन लोग निरंकुशता से शासन करते थे। निरंकुशता को अपना आधार बनाया था, और विद्रोह को शांत करने के लिए इसने अध्यादेश जारी किए थे। जैसे वो कुछ समाज में विद्रोह हो जाते हैं, जो शासक जो रहते हैं, तो उनके द्वारा कुछ विद्रोह जो हो जाता है, तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए इसने कुछ अध्यादेश जारी किया था। तो चलो अध्यादेश के बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो देखो। तो विद्रोह को शांत करने के लिए उसने अध्यादेश जारी किया था। दान उपहार में दी गई दान वापस ले ली जाएगी। अगर कोई विद्रोह करेगा राजा के प्रति अगर कोई विद्रोह करेगा, तो जो उपहार में दी गई भूमि जो है, उपहार में दी गई है, उसे वापस ले ली जाएगी। दान में अगर भूमि कोई दी गई है तो उसे वापस ले ली जाएगी। और अगला है, अच्छे गुप्तचर का गठन किया। उसने मतलब विद्रोह को शांत करने के लिए अच्छे गुप्तचर का गठन भी किया था। और शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो शराब, सही है कि शराब, भांग और जुआ खेलने वाले ये सब लोग होते हैं, वही सब तो विद्रोह ज़्यादा फैलाते हैं। तो इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अमीर सरदारों के दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो दावत करते हैं तो उसमें ढेर सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो फिर वहाँ भी विद्रोह हो सकता है, तो इसलिए उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था इसने। और हिंदुओं को अपने कठोर
बना दिया था अलाउद्दीन खिलजी। ये इसका विद्रोह को शांत करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, उसका इस पे फेंक थे। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि राजस्व एवं कर व्यवस्था। उसके शासनकाल में राजस्व एवं कर व्यवस्था भी अलग थी। तो देखो राजस्व एवं कर व्यवस्था के बारे में, लगान में वो 1/2 की वृद्धि कर दिया था। लगान जो लेता था उसमें जितना था उसमें 1/2 की वृद्धि कर दिया था। और चराई कर अलग लेता था और मकान कर अलग लेता था। ये तो चराई मतलब वही जो घास गाय लोग खाते हैं उसके लिए चराई कर भी लेता था और मकान कर भी लेता था। और अगला है भूमि को माप कर वसूलना। भूमि को माप कर वसूलना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने भूमि को माप कर वसूलता था। तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब हम किसी जैसे कोई गांव है तो उसमें कुछ जगह पे लोग रहते हैं, कुछ खाली है, तो उसे भी नाप कर इसके राज्य में कर वसूला जाता था। ये भूमि को नाप कर वसूलता था। और अगला है सैनिक सुधार। इसने बहुत सारे काम किए थे अपने मतलब शासनकाल में। तो सैनिक में सुधार भी किया था। तो देखो सैनिक सुधार, अस्थायी सेना का निर्माण किया। सैनिक सुधार में जैसे कि इसकी एक अस्थायी सेना बनी थी और नगद वेतन देना शुरू किया था। तो अस्थायी सेना का निर्माण करवाया था और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। और जो घोड़े थे, घोड़े को दागने की प्रथा भी इसी के शासनकाल से शुरू हुई थी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि घोड़े को दागने की प्रथा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरू हुई थी। अगला देखो बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था इसने ये बाजार व्यवस्था स्थापित किया था, हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। ये बाजार व्यवस्था तो सिर्फ सैनिकों के लिए स्थापित किया था, लेकिन धीरे धीरे ये आम लोगों के लिए भी हो गया, क्योंकि ये बाजार व्यवस्था इतना अच्छा था कि आम लोगों के लिए भी ये बढ़ गया, मतलब हो गया। तो बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली का निष्ठा से पालन करना। सबसे अच्छी बात तो ये थी उसके बाजार में कि बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली का दृढ़ता से पालन करना। उसके बाजार में मतलब मूल्य का एक नियंत्रण था। वो मूल्य बढ़ता नहीं था, जितना भी था उसी पे सामान दिया जाता था, मूल्य बढ़ता नहीं था बाजार में। और उसके बाद खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तुएं का बाजार, पशु एवं दास का बाजार और दैनिक वस्तुओं का बाजार। मतलब हर तरह के बाजार अलग अलग स्थापित हुए थे। और अच्छी बात तो यही थी कि मूल्य नियंत्रण थे, मूल्य बढ़ने का नहीं था। और उसके बाद खाद्यान्न का भी बाजार अलग था, निर्मित वस्तुओं का बाजार अलग था, पशु और दास का बाजार अलग था और दैनिक वस्तुओं का बाजार अलग था। तो इसने बाजार व्यवस्था को भी अच्छे ढंग से बना के रखा था। अगला एक फैक्ट है, देखो सिकंदर ए सानी। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए सानी इसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर की उपाधि। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा कौन सा ऐसा शासक था जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो यही था अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। आगे देखो इसका साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य इसका विस्तार, अच्छा शासक था तो अच्छे से शासन कर रहा था, जिसका साम्राज्य भी पूरा विस्तार हुआ था। तो उसके बारे में हम देखें साम्राज्य विस्तार। इसने गुजरात में विजय के दौरान मलिक काफूर को प्रदान किया था। तो गुजरात में जब इसने विजय किया था, गुजरात में गए थे लड़ने के लिए, और जब इन्हें विजय प्राप्त हुआ था तो उसमें इन्होंने मलिक काफूर को भी प्राप्त किया था। 1000 दिनार इन्हें देने पड़े थे मलिक काफूर के लिए, मलिक काफूर को प्रदान किया था। और ये मलिक काफूर जो है ये एक किन्नर था, किन्नर तो पता ही होगा आपको ये। और इसने जो है 1000 रुपए में मलिक काफूर को प्रदान किया था। ठीक है, सॉरी। मंगोल से युद्ध करते समय सेनापति जफर खां मारा गया था। जफर खां इसका एक खास सेनापति था, मतलब इसको ज़्यादा प्रिय था। उस जफर खां इसे ज़्यादा प्रिय था, तो वो मंगोलों से युद्ध करते समय मारा गया था। जफर खां मंगोलों से युद्ध करते समय मारा गया था। और अगला है 1540 में रानी पद्मावती की कहानी है। तो हाँ, ये 1540 में इसी के शासनकाल में रानी पद्मावती की कहानी भी है। पद्मावत मूवी अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, वैसे हमने तो नहीं देखा है। तो 1540 में एक बुक लिखी गई थी पद्मावत। उस बुक में जो है रानी पद्मावती की कहानी है। तो इसी के शासनकाल
काल में थी। ऐसा था कि ये इन लोग, रानी पद्मावती गुजरात की थी ना, तो ये गया था गुजरात लड़ने के लिए। तो इसे जब विजय प्राप्त हुआ तो किसी के कहने पर ये रानी पद्मावती को देखना चाहता था। तो ज़्यादा तो इसके बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो रानी पद्मावती जो थी, ये रत्न सिंह की पत्नी थी, रत्न सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। तो यही जो है वो ये रानी पद्मावती को देखना चाहता। तो उस समय ऐसी प्रथा थी कि मतलब कोई और नहीं देख सकता ना औरतों को। तो वही इसीलिए जब वो मतलब ये छुप के ये कैसे मतलब धोखे से उनको देख लिया था। तो जब देख लिया था तो उसने जौहर प्रथा के द्वारा, रानी पद्मावती जो है जौहर प्रथा के द्वारा अपने आप को समाप्त कर दिया था। पद्मावत मूवी को देखे होंगे तो पता होगा। और रानी पद्मावती के बारे में 1540 में एक पद्मावत बुक भी लिखी गई थी, उसमें भी है इसका भी। और 1360 में मलिक काफूर दक्षिण भारत को जीता था। मलिक काफूर हमने बताया ना कि 1000 में वो खरीदा था गुजरात के विजय के दौरान मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर को खरीदा था काफूर को। तो जो दक्षिण भारत की जीत के समय ऐसा पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की जीत के समय कौन सा ऐसा इसका सेनापति था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। तो यही मलिक काफूर ने 1307 में दक्षिण भारत को जीता था। ठीक है, मलिक काफूर ने 1307 में दक्षिण भारत को जीता था। और यही अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। और ये 6 बार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक जीत हासिल की थी। मतलब 6 बार आक्रमण किया था मंगोलों ने। पूछा जाता है कि मंगोल किसके शासन में 6 बार आक्रमण किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1316 में समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद मुबारक शाह खिलजी आता है। तो मुबारक शाह खिलजी की जो है ये बस 1316 में ही आया और 1316 में ही चला गया। ये मतलब मुबारक शाह खिलजी जो है ये ज़्यादा अच्छा शासक नहीं था। इसकी मानसिक स्थिति थोड़ा कम ठीक थी। तो इसलिए शासक आया कुछ दिन के लिए, बस 1316 में बना था। उसके बाद फिर चला गया। और उसके बाद फिर नसीरुद्दीन खुसरो खां आता है। नसीरुद्दीन खुसरो खां फिर आता है 1320 में। मुबारक शाह खिलजी 1316 में आता है। और फिर 1316 में मुबारक शाह खिलजी आता है। फिर ये कुछ दिन तक शासन किया था। ज़्यादा ठीक नहीं था ये, लेकिन फिर भी कुछ दिन शासन किया था। उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो खां आता है। इसके बारे में यही है कि इसकी मानसिक स्थिति इसकी मानसिक स्थिति थोड़ा कम ठीक थी। तो जैसे कि ये कभी कभी औरतों का भी ड्रेस पहन के दरबार में आ जाया करता था। और उसके बाद खुद को ही खलीफा मानता था, खुद को खलीफा घोषित किया था। ये सब जहाँ ये धर्म से अलग होकर शासन कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, वहीं ये खुद को ही खलीफा मानता था, ये मुबारक शाह खिलजी। तो इसने 1316 से 1320 तक शासन किया था। फिर 1320 में नसीरुद्दीन खुसरो खां 1320 में आया था। फिर नसीरुद्दीन खुसरो खां कुछ दिन तक शासन किया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में नसीरुद्दीन खुसरो खां को मारकर तुगलक वंश की स्थापना कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है, और फिर यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं अलग से नहीं बन के आते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना कर दी। हमने आपको मुगल वंश पढ़ा दिया, खिलजी वंश भी पढ़ा दिया। अब 1320 से तुगलक वंश की 1320 से तुगलक वंश की शुरुआत हो रही है। तो तुगलक वंश के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, खिलजी वंश के बारे में इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं हम सब आपके सामने पढ़ा दिए हैं। अब अच्छे से बस पढ़ना है और बस क्वेश्चन तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो ठीक है, अब तुगलक वंश के बारे में कल देखते हैं।
बाय। थैंक यू सो मच। कृपया करके सब्सक्राइब भी करो। बाय बाय।